नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के अंतर्गत अभिनेता की दृष्टि से अंधेर नगरी नाटक का अध्ययन करेंगे। अंधेर नगरी अभिनेता की दृष्टि से सफल रचना है जिसे नौटंकी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एक प्रहसन है जिसमें अनेक गूढ़ार्थ व्यंग भरे हुए हैं। वह मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि इसके माध्यम से अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ताकि तत्कालीन जनता उन समस्याओं को जान सके और उन पर सोच विचार कर सके। अभिनेता की दृष्टि से अंधेर नगरी नाटक में कुछ विशेषताएं हम इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे अंधेर नगरी नाटक का कथानक निश्चित और सुविचारित योजना का परिणाम है। लेखक ने अपने युग के लोगों की शिक्षा, मनोवृत्ति और रुचियों को ध्यान में रखकर इस नाटक का कथानक अति सरल और लघु आकार का निश्चित किया था। बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर लिखे जाने वाले इस हास्य नाटक में महंत जी के बुद्धि चातुर्य से अंधेर नगरी के चौपट राजा का पतन बताया गया है। सभी छोटी छोटी घटनाएं आपस में बड़ी निपुणता और सहजता से जोड़ दी गई हैं, जिस कारण कथानक में कहीं भी अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है और ना ही कहीं जटिलता दिखाई देती है। इसमें गति, सरसता और संक्षिप्तता है जो सफल नाटक के लिए आवश्यक है। अंधेर नगरी में 6 अंक हैं जो आकार में काफ़ी छोटे हैं। उन्हें अलग अलग स्थान के आधार पर बांटा गया है। हर एक अंक एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और पिछली कथा को उसके द्वारा गति प्राप्त होती है और अंतिम अंक में नाटक का चरम उत्कर्ष प्राप्त हो जाता है और चौपट राजा अपनी इच्छा से मरने के लिए फांसी के फंदे पर जाकर खड़ा हो जाता है। नाटक के हर अंक के साथ पाठक और दर्शक का मन निरंतर जिज्ञासा से भर जाता है और अंतिम अंक की समाप्ति के साथ ही वह कथानक के निरंतर बदलाव और चौपट राजा के निर्णय के कारण ठहाका लगाकर हंस पड़ता है। अंधेर नगरी का दृश्य विधान निरंतर परिवर्तनशील है। यदि देखा जाए तो इस नाटक में 6 अंक नहीं हैं बल्कि 6 दृश्य विधान हैं जिन्हें बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य और शमशान नाम से प्रकट किया गया है। इन सभी दृश्यों को पर्दे बदलकर बहुत तेजी से बिना किसी देरी के दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। उनके विधान में किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। हर दृश्य एक दूसरे पर आश्रित है। अंधेर नगरी में पात्र संख्या बहुत सीमित है। यद्यपि इसके बाजार अंक में अनेक लोग अपना अपना सामान बेचने वाले हैं, लेकिन वे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि दर्शक या पाठक उनकी विशेषताओं से स्वयं को उनको जोड़ना पड़े। इसी प्रकार राज्यसभा में आने वाले लोग भी केवल दृश्यों को यथार्थ और जीवन देने वाले हैं। नाटक में मूल पात्र 3 ही हैं, महंत, राजा और गोवर्धन दास। नाटक की सारी कहानी इन तीनों के आसपास ही घूमती रहती है, जिस कारण दर्शक या पाठक इनसे शीघ्रता से जुड़ जाते हैं। भारतेंदु का सीधा संबंध रंगमंच से था। वह केवल नाटककार ही नहीं थे अपितु निर्देशक भी थे। वह स्वयं भी अभिनय करते थे, इसलिए उन्हें रंगमंच की बारीकियों का भली भांति परिचय था। एक सफल और कुशल निर्देशक की तरह सारे नाटक में उन्होंने स्वयं रंग संकेत दिए हैं। अंधेर नगरी की संवाद योजना बहुत प्रभावशाली है। छोटे छोटे संवादों की योजना के द्वारा दर्शक और पाठक की बुद्धि पर अनुकूल प्रभाव देखा जा सकता है। भारतेंदु ने ऐसा ही किया है। नाटक में सर्वत्र छोटे छोटे संवाद हैं। संवादों में चुटीलापन है, व्यंग्य है और वे लाक्षणिकता के गुण से युक्त हैं।
सीधे सादे संवाद कहीं कहीं एक शब्दात्मक भी हो गए हैं। भारतेंदु ने अंधेर नगरी में प्रचुर मात्रा में गीतों का प्रयोग किया है। भारतेंदु ने व्यंग्य प्रधान शैली में अपने गीतों की रचना इस प्रकार की थी कि युगीन समस्याएं लोगों के मन में ही नहीं बल्कि उनकी जिह्वा पर गीतों के माध्यम से भी आ जाएं। ये गीत अति सरल शब्दों में गाए गए हैं, जिससे कथा को आगे गति मिलती है और कहीं भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। नाटक की सफलता का दायित्व बहुत बड़ी सीमा तक सरल भाषा शैली पर भी निर्भर करता है। संवादों को नाटक की आत्मा माना जाता है तो भाषा संवादों का प्राण तत्व है। लेखक ने अंधेर नगरी में सरल, सहज और पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, जिस कारण पात्रों का चरित्र दर्शकों के समक्ष बहुत अच्छे ढंग से प्रकट हो सका है। भाषा की सरलता ने वातावरण सृष्टि में सहायता दी है। नाटककार ने विभिन्न पात्रों के लिए उनके अनुरूप शब्दावली का चयन भी किया है। इस तरह अंधेर नगरी अभिनेता की दृष्टि से पूर्ण रूप से एक सफल रचना है, जिसका एक बार नहीं बल्कि अनेक बार मंचन हो चुका है। तत्कालीन परिवेश को उजागर करने में सक्षम यह नाटक आज भी हमारे युग को उजागर करने में पूरी तरह से समर्थ है। धन्यवाद।